जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर हम सब साथ में जुड़ चुके हैं वीडियो के माध्यम से। पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे भारत के भूगोल की, जिसमें हम भारत की स्थिति एवं विस्तार की बात कर रहे थे। जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली क्लास देख लें। आज ये तीसरी क्लास है भारत की स्थिति एवं विस्तार की। ठीक है, इस क्लास में हम जो पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लास में वो आप देख लीजिए, जो कि आपको वहाँ से काफ़ी बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आपको वहाँ से बनेंगे और क्वेश्चन आपको वहाँ पर समझना चाहिए कि कैसे कैसे के क्वेश्चन बनते हैं, क्या भारत की स्थिति है क्या नहीं है। सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी बनी है। वहाँ पर आप इंडियन ज्योग्राफी के नाम से मेरे द्वारा पढ़ाई गई ज्योग्राफी आपको प्लेलिस्ट भी बन रही है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं या बाद में देख रहे हैं क्लासेस, वो शुरू से ही क्लास देखें, जिससे आपको बेहतरीन ढंग से वहाँ पर मैं सब कुछ समझाया हूँ। बीच में अगर आप जुड़ेंगे तो नए टॉपिक जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप वहाँ से जुड़िए। जो बच्चे नई चीज़ें आ रही हैं ये हम आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी से यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर एक एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको आगे चल कर के आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की या किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन ना छोड़ करके आएँ, ये मेरा भरपूर प्रयास रहता है। वही चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं, सभी बच्चे जुड़ जाएं ढंग से। ठीक है, शुरू करते हैं। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, ये आज हमारी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। भारत की स्थिति की हमारी कौन सी क्लास है? ये तीसरी क्लास है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही है मैप बनाने में तो वो मुझे कमेंट करके बताए, अन्यथा मैं पर डे मैप बनाता हूँ। आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि कैसे मैं मैप बनाता हूँ। ठीक है, तो हम पहले मैप बनाते हैं क्योंकि भारत की बात करना है हमें, तो वहाँ पर आपको मैप के तरीके से ढंग से, वहाँ पर मैप आप देख करके जब समझेंगे तो मैप में अच्छे तरीके से चित्रण करके मैं समझाता हूँ, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाती हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है अगर आपको ऐसे पॉइंट वाइज मैं लिखवा दूंगा तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बोरिंग फील करने लगेंगे आपको। ऐसे में आपको भारत में स्थिति भी पता चलेगी कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिलती हैं मैप में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए जब भी आप पढ़िए, किसी भी देश का या किसी भी चीज़ का या किसी भी राज्य का कुछ भी पढ़िए, आपको मैप ले लेना चाहिए, तब पढ़ें तो आपको बेहतर समझ में आएगा, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस भी है क्योंकि हम लोगों ने भी जो भी तैयारियां की हैं वो मैप से ही ज़्यादातर हम लोगों को भी समझ में आता था, और वहाँ पर हमें क्वेश्चन भी बन जाते थे कि अच्छा आखिर यहाँ पर क्या है, अच्छा कहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो पहले हम मैप बनाते हैं भारत का। कुछ भी नहीं करना है, जो आप ऐसे ऐसे लाइन जो करते हैं ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप वो करने जाएं तो आपको एक ऐसे ही मैप आपको सीधी रेखा में बनाना है, ना कि आपको उस तरह लाइन में वो कर देना है। आप ध्यान रखिए जब भी आप मैप बनाएं तो आपको एकदम सीधी लाइन में बनाना है। एक दिन हम मैप पर चर्चा करेंगे कि कैसे मैप बनाया जाता है भारत का, सारी चीज़ें हम चर्चा कर लेंगे। विश्व का और भारत का एक दिन मैप की क्लास लूँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे मैप बनाना चाहिए भारत का। ठीक है, बालक एक बार में नहीं समझ में आए बार बार क्लास देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप ध्यान रखिए, कहीं से कोई भी चीज़ें ना समझ में आए आपको तो आप मुझसे बताइए, मैं आपको जो है बताऊंगा कि कहाँ से कैसे क्या करना है। ठीक है,
देखिए भारत का मैप बन गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो नीचे कुछ पार्ट ना दिखाई दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग समझ जाएंगे कि नीचे का पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए आज हम भारत का ये मैप बन गया है। आज मैं भारत की बात करूंगा कि भारत में आखिर कितनी क्या है पूरे विश्व का। पहली बात अगर हम करें कि भारत पूरे विश्व में, अगर भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व की दृष्टि से देखा जाए कि भारत का केवल कितना भाग भारत का है, ठीक है। पूरे विश्व का आप मैप खोलेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सभी विश्व पूरे बने हैं, पूरा विश्व का मैप है। वहाँ पर आप देखेंगे कि तो एक भारत भी दिखाई पड़ेगा जिसमें आपको ये नहीं पता होता कि हमारा क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व की दृष्टि से, ठीक है। जब विश्व वाले हमारे भारत पर देखते हैं, हमारे भारत को देखते हैं, जब आप ऊपर से देखेंगे तो सभी पूरा मान लीजिए पूरा आपको विश्व दिखाई पड़ रहा है, तो आपको एक दिमाग में आएगी कि आखिर हमारा भारत कितने क्षेत्रफल में है, कितने परसेंटेज है। तो ध्यान रखेंगे बालक, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लिखेंगे 2.43%। कितना? 2.43% पूरे विश्व का क्या है। कहीं कहीं 4-2 भी दे देता है, तो 4-2 या 4-3 कर लीजिए इसको आप, 4-2 या 4-3 दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना है 2.42 2.42% क्या है पूरे विश्व का, पूरे विश्व में क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? भारत का अकेले क्षेत्रफल है। ध्यान रखेंगे आप, किसका क्षेत्रफल है? भारत का अकेले क्षेत्रफल है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि विषुवत रेखा से भारत हमारा कितने दूरी पर है, मतलब कह सकते हैं कि भारत का दक्षिणी बिंदु कितनी दूरी पर है, तो आप ध्यान रखेंगे हमारी विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा हमारी कितना डिग्री है? 0 डिग्री। 0 डिग्री हमारी है विषुवत रेखा। मान लीजिए पूरे विश्व की विषुवत रेखा जिसको आप इक्वेटर कहते हैं, उससे कितनी दूरी पर भारत का दक्षिणी बिंदु है? क्या है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी दूरी पर भारत का दक्षिणी बिंदु कितनी दूरी पर है। तो आप ध्यान रखेंगे कितनी दूरी पर है बालक, ये है आपका मान लीजिए भारत का नीचे वाला दक्षिणी वाला भाग है, भारत का दक्षिणी भाग। तो ये जो दूरी है ये पूछी जाती है एग्जाम में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणी बिंदु कितने किलोमीटर पर है। क्या है? कितने किलोमीटर पर है। तो आप ध्यान रखेंगे 876 किलोमीटर। कितना भैया? 876 किलोमीटर की दूरी पर क्या है हमारी विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणी बिंदु है। क्या है? भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? 876 किलोमीटर पर है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे, कहीं अगर ना वो हो तो आप लिख लीजिएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि भारत से काफ़ी रेखाएं भी हैं। हमारी मानक समय रेखा जो होती है, जिसको आप टाइम जोन कहते हैं, जो हमारी टाइम और हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक मकर रेखा होती है, एक कर्क रेखा होती है। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हमको यहाँ पर भारत में क्या देखने को मिलेगी? कर्क रेखा देखने को मिलती है, जिसको आप कर्क रेखा आपकी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कितने राज्यों से गुजरती है, कितने डिग्री पर है, ये भी आप देख लीजिए। देखिए तो कितने डिग्री पर है ये आप ध्यान रखेंगे 23.5 डिग्री। कितना है बालक? कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पर है। क्या है बालक? 23.5 डिग्री पर है। कर्क रेखा हमारी कहाँ है? 23.5 डिग्री पर है, जो कि भारत को 2 बराबर बिंदुओं में बांटती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या करती है ये? भारत को 2 बराबर बिंदुओं में बांटती है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा है। क्या है बालक? कर्क रेखा, जो कि भारत को 2 बराबर बिंदुओं में 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी डिस्कस कर लूँ। तो कभी कभी ये बात करता है कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है, तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जिसका क्या है 23 डिग्री 23.5 डिग्री से गुजरती है। क्या है? 23.5 डिग्री से गुजरती है।
23.5 डिग्री से क्या होती है, गुजरती है, 23.5 डिग्री से गुजरती है। अब अगर हम बात करें अगला, इसकी बात समझ में आ गई कि कितने डिग्री से गुजरती है, 23.5 डिग्री से। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि आखिर ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे बड़ी बात है कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो बालक ध्यान रखेंगे ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कितने, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, राज्यों से गुजरती है। एग्ज़ाम में पूछता है राज्य कौन कौन से हैं, ये भी आप लिख लेंगे कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला हो जाएगा आपका राजस्थान, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा हो जाएगा गुजरात, तीसरा हो जाएगा एमपी, क्या हो जाएगा बालक, एमपी। फिर चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, ध्यान रखिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 हो गए झारखंड, 3 और कौन कौन से हैं, झारखंड। उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जिसको आप वेस्ट बंगाल कहते हैं, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा मिज़ोरम, फिर हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो गए आपके, हो गए 8 राज्य, जिससे क्या होती है, भारत की कर्क रेखा जो होती है ये गुजरती है। क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के भारत की गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 8 का 8 राज्य मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो ये आप इसको याद करने वाली चीज़ें हैं, ये आप याद कर लेंगे, जो कि आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप कहते हैं ये हमारे कितने पर है, 23.5 डिग्री पर देखने को आपको मिलती है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा है, ये क्या है, कर्क रेखा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब देखिए, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि कर्क रेखा के, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में क्या है, कर्क रेखा क्या है दक्षिण में। तो कर्क रेखा के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार, आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बालक, प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आपका त्रिभुजाकार में है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका क्या है, किस में है, त्रिभुजाकार में है। कैसी आकृति है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कैसी आकृति है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे त्रिभुजाकार में है, त्रिभुजाकार की है। मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, आप लोग इसको सीधा लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा मुझे कि सर आप सीधा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा भी लिखने लगूंगा। लेकिन मेरा मतलब ये होता है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आता जाए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, जो कि त्रिभुजाकार है, इसका नाम है आपका प्रायद्वीपीय पठार। जब मैं आपको भारत का भू आकृति पढ़ाऊँगा तब मैं आपको फिर से ये चीज़ें डिस्कस करूँगा, चर्चा करूँगा। तो फिर आपको मैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी बताऊँगा कि कैसा क्या है, कैसी आकृति है, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य तट पे बसे हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे जब हम भू आकृति पढ़ने आएंगे तब। तो क्या समझ में आ गया, इसका कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार। ये क्या पूछता है, कर्क रेखा के दक्षिण में कैसी आकृति है भारत की, ये क्वेश्चन पूछता है। तो कैसी आकृति है बालक, त्रिभुजाकार, जिसका नाम प्रायद्वीपीय पठार भी है। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें आपको अगर मैं बात करूं कि भाई साहब सर इसमें आपको ये होगा कि सर प्रायद्वीपीय पठार तो इसके ऊपर है, बिल्कुल इसके ऊपर है, जो कि आपको यहाँ पर आपको गारो खासी जयंतियाँ, आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी, यहाँ से भी आपको ये चीज़ जुड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपका अरावली पर्वत मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अरावली, यहाँ पर विंध, ऐसी सारी पर्वतें आपको देखने को मिलेंगी। या आपको अरावली पर्वत, जिसको आप पश्चिमी घाट, इसको आप पूर्वी घाट, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कर्क रेखा के
दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा कैसी आकृति है भारत की, तो ये आप ध्यान रखेंगे त्रिभुजाकार ही। मेरा मतलब ये बताने का है कि यहाँ पर कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार ही। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, क्योंकि यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का नाम नहीं लिखा रहता है, नहीं बच्चे लगा करके चले आएंगे और वो चीज़ें आगे आ जाएंगी और वो समझ जाएंगे कि भाई प्रायद्वीपीय पठार किस में है। तो ये कर्क रेखा को लेकर के पूछता है अक्सर कि कैसी आकृति है कर्क रेखा के दक्षिण में, तो कैसी है बालक, त्रिभुजाकार की आकृति है। अब देखिए, अगर मैं टाइम जोन की बात करूं भारत की, तो भारत का मानक समय रेखा, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, भारत की मानक समय रेखा पूछती है। तो कैसा होता है भारत की मानक समय रेखा हमारी, ऐसे ये चली आई है। कैसी चली आई है बालक, ऐसी चली आई है ये भारत की मानक समय रेखा, जो कि भारत को किस तरीके से इस तरफ से इस तरफ में क्या होती है, बराबर भागों में बांटती है। मतलब बीच से, जो कि आपकी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ लेगा। भारत का जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है बालक, तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पर आप लिखेंगे मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है बालक, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब बात आती है कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे भारत की मानक समय रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपकी गुजरती है, यहाँ पर आप लिख लेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए, तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद MP, क्या है MP, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है। क्या है बालक, आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 पाँचों हो गए। 5 राज्यों से होकर के क्या गुजरती है, मानक समय रेखा गुजरती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कितने डिग्री देशांतर से गुजरती है, कितने डिग्री देशांतर है जो कि भारत की मानक समय रेखा है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, कितने डिग्री देशांतर है जो कि भारत की मानक समय रेखा है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। कितना है बालक, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, लिख लेंगे आप पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। समझ में आया, ये बातें आपको समझ में आ गई। ये जो लाइन है मैं खींच दिया हूँ, ये कौन सी लाइन है, 82.5 डिग्री की ये लाइन है। कितनी है बालक, 82.5 डिग्री की, पूर्वी है, मतलब कि पूर्व साइड है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, पूर्व में है तो इसका नाम दे दिया गया पूर्वी साइड, इसलिए कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। समझ में आया, इतनी बात आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं बात करूँगी ग्रीनविच, ग्रीनविच से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये ग्रीनविच से आखिर हम कैसे पता करेंगे। काफ़ी ये मैथ वाली चीज़ें हैं, ये काफ़ी आप अगर मैथ की चीज़ें वो करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि जो हमारी ग्रीनविच से भारत की मानक समय रेखा है, हमारे भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। तो आप भारत की मानक समय रेखा और ग्रीनविच की जो 0 डिग्री उसको ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, 82.5 अगर आपको मैं बताऊँ कि 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है, क्या है, भारत का समय 5.5 घंटा आगे चलता है ग्रीनविच से, जो कि
आपका वहाँ से प्रधान देशांतर से वहाँ का होके गुजरती है ग्रीनविच से। तो वहाँ से क्या है 5.5 घंटा आगे क्यों है, ये मेन क्वेश्चन होता है कि 5.5 घंटा आगे कैसे है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको कभी आज तक कोई टीचर नहीं बताए होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 5.5 घंटा आया कैसे। ठीक है, 5.5 घंटा आया कैसे, तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ें मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वो चीज़ आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5.5 घंटा कैसे आया है। तो ग्रीनविच का कितना है 0 डिग्री, ग्रीनविच की लाइन कितनी है 0 डिग्री, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ग्रीनविच की लाइन कितनी है, ध्यान रखेंगे ग्रीनविच की 0 डिग्री, और 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक 82.5 डिग्री, ग्रीनविच से 82.5 डिग्री। तो कितना करेंगे आप 82 82 यहाँ पर लिख रहा हूँ 82 82 इंटू 4 करेंगे तो आपको जो भी निकल के आएगा, अगर आप इंटू करेंगे तो लगभग में यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 330 के करीब में आएगा। इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 330 या 333 ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पर आंसर इसका आएगा, इसको आप इंटू करेंगे 82.5 इंटू 4 करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा 82.5 डिग्री। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। 5 छक्का 30, रुकिए 1 मिनट में बता रहा हूँ, 5 छक्का 30 और उसके बाद वो हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 330 और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 और इसको आप इंटू करेंगे 4 से, इतना ही आएगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 5.5 घंटा। जब आप इसको 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका 1 घंटा का समय है। 1 घंटा का समय कितना होता है 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट हमको किस में चाहिए, घंटे में चाहिए। तो हमको क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आपको 5.5 घंटा निकल कर आएगा। तो यही होता है कि हम अगर हमको किसी देश की स्थिति का पता करना है कि हमारा वो देश कितने डिग्री, पहले तो हमको ये पता करना होगा जब भी किसी देश की समय का पता लगाना है, या पूर्व में हो या पश्चिम में, जब भी हमको पता लगाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा 1 डिग्री देशांतर का मान होता है 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट होता है। ये ध्यान रखेंगे 1 डिग्री का मान कितना होता है। यहीं पर आपको यही चीज़ रखना है, 1 डिग्री जितने डिग्री 0 डिग्री से जितने डिग्री क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से जितने डिग्री आप उधर जाएंगे, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ भारत की और 0 डिग्री की बात करूँ तो भारत में 5.5 घंटा सूरज पहले निकलता है, और ग्रीनविच में अगर मैं ग्रीनविच की बात करूँ तो ग्रीनविच में 5.5 घंटा बाद सूरज दिखाई पड़ेगा। समझ में आया। और अगर उसके भी पश्चिम में ग्रीनविच लाइन जो प्रधान देशांतर 0 डिग्री के पश्चिम में अगर कोई देश है, अगर उसकी बात अगर कर रहा हूँ, ये तो पूर्व में है, ये तो हमारा भारत पूर्व में दिखाई पड़ रहा है ग्रीनविच से, जो प्रधान देशांतर से क्या है पूर्व में दिखाई पड़ रहा है। और उसके पश्चिम में अगर किसी की बात करेंगे तो उसके पश्चिम में जितने डिग्री क्या हो जाएगी, उसके पश्चिम में प्रधान देशांतर से जितने डिग्री पश्चिम में होगा वो देश, वहाँ की आपको क्या करने ला है, वहाँ की आपको मानक समय सीमा पता करना है। और मानक समय सीमा पता करने मतलब जहाँ पर उसका जो मानक समय रेखा है उसको आपको वो देशांतर पता करना है कि कितना है, और उसके बाद आपको क्या करना है 4 से इंटू करके मल्टीप्लाई करके और 60 से भाग दे देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डिग्री ग्रीनविच से वो चीज़ पीछे है, कि मतलब ग्रीनविच में अगर अभी सूर्य निकला तो पश्चिम में कितना, उसके ग्रीनविच के पश्चिम में कितना देर बाद सूरज वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। समझ में आया। इतनी बात, ये आपको कॉन्सेप्ट चीज़ थी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की, जो कि काफ़ी टीचर यहाँ से सीधा छलांग मारते हैं, आगे निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो आपको मैं एक बेहतरीन लेवल से कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप किसी को पढ़ाने के भी उसमें हो सकें कि भाई आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है,
भारत की ज़रूरी नहीं है कि भारत आप पता करें कि कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री आगे होगा या कितने डिग्री पीछे होगा। मेरा मतलब ये है कि आपको मैं ज्योग्राफी, भूगोल को दिखाता चलूँ, ठीक है। पढ़ाना तो जो भी है ही है, लेकिन दिखाता चलूँ को आपको भूगोल कैसे, आपको नज़रिया ही बदल जाए पढ़ने का भूगोल, ठीक है, नज़रिया ही बदल जाए भूगोल को पढ़ने का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली क्लास देख लेंगे। अगर इस क्लास में किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि सर ये डाउट है, तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, ये पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो जा करके सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं मुझसे और पर डे पूरी क्लास में बने रहा करिए आप लोग, जिससे कि आपको एक बेहतरीन भूगोल अगर आपको सच में देखना है, सामने से देखना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरी क्लास करना होगा। समझ में आया? क्या करना होगा? पूरी क्लास करके ही आप निकलें, तब आपको थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने आज भूगोल में इतनी चीज़ें सीखा। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ आप रहेंगे तो आपको मैं भूगोल एकदम पृथ्वी पर, मतलब आप धरती पर चलेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि भूगोल कितना है, क्या नहीं है। भूगोल आपको सामने दिखती हुई नज़र आएगी और होने वाली प्रक्रियाएं, जो होने वाली आपदाएं हैं, ठीक है, जो होने वाली आपदाएं हैं उसको भी आप भांप लेंगे कि अब भारत पर ये होने वाला है या किसी देश पर ये होने वाला है। ये भी आपको भांपने का मौका मिल जाएगा अगर आप मन लगा के भूगोल को पढ़ रहे हैं। भूगोल को पढ़ने में बच्चों को काफ़ी वो इंटरेस्ट ही नहीं होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ज़रूर इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा नहीं, दिखाते चलूँगा कि किस प्रकार से भूगोल पढ़ी जाती है। वो चीज़ें मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको भूगोल आपके नज़रिए से बदल दूँ, पढ़ने का तरीका ही बदल दूँ। ये उस उम्मीद से ये क्लासेस आपकी शुरू की हैं मैंने, और आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा भारत की भू आकृति। वो आप ध्यान रखेंगे। भू आकृति में आपको अलग अलग तरीके से भू आकृतियाँ हैं भारत की, जो आपके मैदान हैं जिसको आप 6 भाग में बटा है, वो सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूँगा। हिमालय भी पढ़ेंगे हम, सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, पूरी वीडियो तक शुरू से अंत तक जुड़े रहा करिए, जिससे कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, कुछ ना कुछ करें ज़रूर कमेंट, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है। और जो भी अगर इच्छुक हैं उनको अगर ये लग रहा है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो और भी लोगों को जोड़ें अपने साथ में और बताएं उनको कि इस क्लास में हमको इतनी चीज़ें जानने को मिली हैं, ठीक है। आप उनको जा करके पढ़ाएं और बताएं कि भाई ये है भारत, ये है भूगोल, ऐसे देखो, ऐसे समझो, तब उनको समझ में आएगा कि यार किस टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। तब समझ में आएगा उनको किस टीचर से पढ़ रहे हो, तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करें वीडियो को जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ें अपने साथ, और फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।